Hi, good morning student. I think you are all well and enjoying my videos on my channel as Ostia Academy. तो चलिए आज हम लोग फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स ऑफ सेल। तो जितने भी साइटोस्केलेटल होता है वो इसमें आपको पढ़ना है कि सेल के अंदर कौन से ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके कारण जो है सेल का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो कांस्टेंट बना रहता है। तो वो है सिर्फ साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन, फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोस्केलेटन होता क्या है? देयर इज एन एक्सटेंसिव स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग एंड डायनेमिक फ्रेमवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर सस्पेंडेड इन द साइटोसोल कॉल्ड साइटोस्केलेटन। ओके, तो साइटोस्केलेटन किसको कहेंगे कि यह क्या होता है कि एक ऐसा एक्सटेंसिव, काफी एक्सटेंडेड होगा पूरे सेल में एंड ये स्पॉन्जी भी होगा, स्पॉन्जी के साथ साथ क्या होगा, फ्लेक्सिबल होता है, सपोर्टिंग होते हैं और डायनेमिक फ्रेमवर्क को ये प्रोड्यूस करते हैं सेल में। क्लियर? जिसको कि हम लोग एक साथ क्या कहेंगे, साइटोस्केलेटन कहेंगे। The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell. The main part of the cytoskeleton is a three-dimensional network called microtrabecular lattice because it is formed of extremely fine interlacing microfilaments. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसका मेन स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, साइटोस्केलेटन का 3 डायमेंशनल होता है और वह कहलाता है माइक्रोट्रेबिकुलर लैटिस। लैटिस एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर जिसमें जितने भी इसके टाइप्स होते हैं साइटोस्केलेटन के वो एक साथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो है वह बंधे रहते हैं। इसलिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स, intermediate filaments and microtubules. Okay, now हम वन बाय वन सबको देखेंगे कि माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स। ओके, माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन are composed of contractile fibrous proteins। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ये कह रहा है कि जितने भी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं साइटोस्केलेटन के वो सभी के सभी फाइब्रस प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये पहला पॉइंट आपको नोटिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स बट यूजुअली ऑल्सो कंटेन मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन एटसेट्रा। Thus, their proteins resemble those of the muscles। तो मसल्स में भी ये सारे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले भी, मेरा एक वीडियो मैंने मसल पे बनाया है तो उसमें मैंने बताया था कि ये सारे मसल के जो प्रोटीन्स होते हैं वो सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स में भी होते हैं। इसलिए ये रिजेंबल करते हैं किसकी तरह, तो मसल के प्रोटीन्स की तरह। क्लियर? ये हो गया आपको साइटोस्केलेटन का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने बताया कि माइक्रोफिलामेंट्स इसमें होते हैं। ओके, माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में इसमें आपने पढ़ा। अब इसका हम लोग फंक्शन देखते हैं। चलिए, इसका जो फंक्शन है वो हम लोग देखते हैं कि फंक्शन क्या कहता है इसका। तो इसका जो फंक्शन है, सबसे पहला जो फंक्शन है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑल साइटोस्केलेटल elements give the characteristic shape and support to the cell and keep all organelles in their respective places। okay, तो जितने भी इसके जो मेन फंक्शन है उसका वो कौन सा है, तो इसका जो मेन फंक्शन है साइटोस्केलेटन का वो क्या करता है कि जितने भी सेल हैं उसके शेप को सपोर्ट करता है, शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि ये एक फिक्स शेप में रहता है। सेकेंड फंक्शन इसका, दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द साइटोसॉल। सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें जैसे सॉल एंड जेल जो पेरीफेरी में होते हैं साइटोप्लाज्म का
जो विस्कोसिटी होता है उस पे बेसिस पे सॉल जेल में उसको डिस्टिंग्विश किया गया है। तो वो सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन में जो है ये हेल्प करता है। माइक्रोफिलामेंट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल surface and are responsible for various form of cell motility such as। अब ये क्या करते हैं कि माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको, सरफेस पे प्रोवाइड करेंगे, और प्रोवाइड करने के साथ साथ ये क्या करेंगे कि जो कुछ अलग वेरियस फंक्शंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है, आप देख रहे हैं, सेल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्प्रेडिंग। तो सेल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्प्रेडिंग का काम जो है वो कौन करता है, तो माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शन के कारण ये होता है। सेकेंड है चेंज इन सेल शेप। सेल का जो शेप है वो भी ये चेंज कर देता है। थर्ड है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस में भी हेल्प करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। अमीबॉइड मूवमेंट्स, इंडोसाइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में भी ये हेल्प करते हैं। क्लियर? तो ये हो गए माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शन। अब हम देखते हैं सेकेंड जो है इसके पार्ट्स हैं साइटोस्केलेटन का, वह है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होता है? सो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर very heterogeneous in that these are composed of different types of proteins in different types of cells. Keratin of skin epidermal cells is one such type of proteins. केराटिन में जो प्रोटीन स्किन में जो केराटिन प्रोटीन होता है वह एक इसका एग्जाम्पल है, किसका, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर का ये बना होता है। These filaments are intermediate in thickness between microfilaments and microtubules. Microfilaments and microtubules के बीच का इसका जो थिकनिंग होगा वो दोनों के बीच में ये होता है। ओके, तो ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। फंक्शन देखते हैं, इसका क्या फंक्शंस है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स फॉर्म केज टाइप ऑफ नेटवर्क। केज, आप केज समझते हैं, पिजरे टाइप का, केज टाइप ऑफ नेटवर्क अराउंड द न्यूक्लियस एंड मे कनेक्ट इट विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो केज टाइप ऑफ एक पिजरे की तरफ बनाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। These also form certain radiating filaments in the cytoplasm and form supporting networks in the dendrites and axons of nerve cells. Axons and dendrites जो होते हैं nerve cells के जो पार्ट होते हैं उसमें ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ये बनाता है। कौन बनाता है? तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो बनाते हैं। ओके, थर्ड, माइक्रोट्यूब्यूल्स। Microtubules are comparatively thicker, long, remarkably straight and rather rigid cylindrical elements of uniform size dispersed throughout the cytosol। ये क्या होता है? कंपैरेटिवली जो होते हैं थिकर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और पूरे सेल में जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्लियर? इसका फंक्शंस देखेंगे तो फंक्शंस है माइक्रोट्यूब्यूल्स are responsible for shaping of the cells during cell differentiation in embryonic development। तो जब embryonic development होता है उस समय सेल का क्या शेप होना चाहिए वो ये डिसाइड करता है। These may also be involved in transport of molecules or macromolecules within the cells। जितने भी macromolecules हैं, क्योंकि ये थिकर होते हैं, इसका जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है, इसलिए ये क्या करते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करते हैं। स्पेशल असेंबलीज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म द सीलिया एंड फ्लेजा एंड देयर बेसल बॉडीज, सेंट्रियोल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स। तो जितनी कुछ स्पेशल असेंबलीज जब हो जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, तो ये क्या करते हैं कि सीलिया फ्लेजा का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो इनका मेन फंक्शन ये रहा आपका। ओके, तो ये इसका मेन फंक्शन है, और इसको अब हम लोग जो इसमें सीलिया एंड फ्लेजला का जो फॉर्मेशन होता है उसको पढ़ेंगे। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनेल्स। ओके,
माइक्रो ट्यूबुलर ऑर्गेनेल्स कहते हैं। दिस इंक्लूड्स द सेंट्रियोल्स, cilia and flagella and their basal bodies and the division of spindle fibers। तो ये होता है इसका आपको फंक्शन माइक्रो ट्यूबुलर ऑर्गेनेल्स का। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, सीलिया एंड फ्लैजेला की ओर बढ़ते हैं। ओके, देखते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे सेंट्रियोल की ओर। तो चलिए यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजेला आपको डायग्राम के साथ भी समझना होगा, और डायग्राम भी मैंने दिया है इस वीडियो में, मैं डायग्राम भी अटैच कर दिया हूँ, उस डायग्राम के साथ आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि सीलिया क्या होता है। ओके, सीलिया का क्या मतलब होता है। पहले देयर आर 5 हेयर लाइक मूवेबल प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। Okay, there are 5 hair-like movable protoplasmic processes of the cells, which are capable of producing a current in the fluid medium for locomotion and passage of substances. Flagella are long but fewer. Only 1 to 4 flagella occur per cell. Example में देखेंगे तो many protists, motile algae, जितने मोटाइल एल्गी होते हैं, स्पर्मेटोजोन्स ऑफ एनिमल्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, कोआनोसाइट्स ऑफ स्पॉन्जेस, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स ऑफ सिलेंड्रेट्स, जूस्पोर्स एंड गैमेट्स ऑफ थैलोफाइट्स में ये सीलिया एंड फ्लैजेला मौजूद होते हैं। सीलिया क्या होता है? सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ओके, न्यूमरस इन नंबर, दे अकर इन ग्रुप ciliata of protista, flame cells of worms, larval bodies of many invertebrates, epithelium of respiratory tracts, renal tubules, oviduct of human being also. So these are the characteristic feature of cilia and flagella. Okay. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता दूँ कि सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। तो हमारी बॉडी में भी सीलिया होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। जो सीलिया क्या करते हैं ना कि डस्ट पार्टिकल को बचाते हैं, और ये डस्ट पार्टिकल क्या होता है कि लंग्स में नहीं जाए, जिससे इन्फेक्शन नहीं हो। बट जो स्मोकर होते हैं, इनकी जो सिगरेट पीते हैं, तो उनके बॉडी में ये सीलिया इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण उनको ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं किसी भी क्रोनिक डिजीज के लिए। ओके, तो सिगरेट पीने से सीलिया इनएक्टिव हो जाते हैं। ये आपको देख सकते हैं, बुक में भी लिखा हुआ है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक ना। स्ट्रक्चर को देखेंगे हम लोग कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला आर स्ट्रक्चरली सेम एंड पोजेस सिमिलर पार्ट्स। तो सीलिया एंड फ्लैजेला का जब हम लोग स्ट्रक्चरली जब हम स्टडी करते हैं तो क्या देखते हैं, एनाटॉमिकली भी स्ट्रक्चर करेंगे तो वो क्या होगा कि सिमिलर दिखाई देगा, और उसमें 4 पार्ट्स आपको दिखेंगे। फर्स्ट बेसल बॉडी, सेकेंड रूट लेट्स, थर्ड वन बेसल प्लेट एंड फोर्थ वन शाफ्ट, इसको शाफ्ट कहते हैं। ओके, डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम इसलिए दिया है, इसमें अटैच किया है डायग्राम को, कि डायग्राम में आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सीलिया एंड फ्लैजेला का जो बेसल स्ट्रक्चर होता है उसको 1 बाय 1 आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो बेसल बॉडी का डायग्राम एक छोटा सा मैंने बनाया है, उसको आप देखेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड काइनेटोसोम और बेसल ग्रैन्यूल और ब्लेफेरोब्लास्ट भी इसको कहते हैं। ओके, काइनेटोसोम कहेंगे, बेसल ग्रैन्यूल कहेंगे, बेसल बॉडी कहेंगे और ब्लेफेरोब्लास्ट इसको कहते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके नीड में एक प्रोटीन का हब होता है, जिसको हब ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ओके, बेसल ग्रैन्यूल का जो नीचे का पार्ट होता है ये बेस होता है उसका। तो यहाँ पे देखेंगे, और उसमें जो फाइब्रिल होते हैं, जो फाइब्रस होते हैं, और वो 3 पार्ट में होते हैं, ए बी एंड सी। आप देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर एंड से आप देखेंगे तो ए सबसे पहला पार्ट, जिसको सब फाइब्रिल ए बोलेंगे, सब फाइब्रिल बी एंड सब फाइब्रिल सी कहते हैं इसको।
ओके, उसके ऊपर एक बेसल प्लेट होता है, जो बेस होता है जहाँ पे आप अभी आगे देखेंगे किस तरह से उस बेस पे जो है वह सेंट्रल पार्ट जो होता है फ्लैजेला और सीलिया का वो अटैच होता है। ओके, उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है। क्लियर? तो ये एक स्ट्रक्चर है बेसल बॉडी का। क्लियर? तो बेसल बॉडी का ये स्ट्रक्चर आपने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट जो डायग्राम है उसको डील करेंगे और वो डायग्राम है एलएस ऑफ फ्लैजेलम। एक एलएस ऑफ फ्लैजेलम का जो डायग्राम है यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको वन बाय वन हम लोग स्टडी करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी आपका दिया हुआ है। आपके एनसीईआरटी बुक को भी आप देख सकते हैं और इसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। जो एनसीईआरटी के कुछ लाइन्स हैं मैं यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि उसको क्या कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला में आप यहाँ पे देखेंगे कि द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेलम शो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बताया मैंने कि सबसे पहले जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, आगे वो टिप हो जाता है, नैरोअर हो जाता है, इसको टिप कहते हैं। एंड देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनीम possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. Okay? तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में लिख रहा है एक लैडर की तरह मैंने बनाया है, इसको सेंट्रल सिंगल फाइब्रिल कहते हैं, वो कोड है और उसको एक्सोनीम भी कहते हैं। क्लियर? एक्सोनीम का नाम दिया गया। उसके साइड में आप देखेंगे कि ए और बी दो सब फाइब्रिल है। ओके, सब फाइब्रिल। तो जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट में आप देख रहे हैं क्लियरली ये डुप्लेट होता है, यानी कि दो ही लेयर होंगे इसमें, ए एंड बी, बट इसमें क्या है सी नहीं होता और सी सिर्फ बेसल बॉडी में होता है। ये आपको जो डिफरेंस है ये याद करना पड़ेगा आपको। द एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स। ओके, तो डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो इसमें कितने होते हैं 9 पेयर। आप एक और डायग्राम उसमें है, आप उस डायग्राम में आप देख सकते हैं, उस डायग्राम में 9 पेयर ए बी करके मैंने बनाया है और उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं उस डायग्राम में किस तरह से 9। तो पेरिफेरली जो होते हैं वो 9 अरेंज होते हैं लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। सच एन अरेंजमेंट्स ऑफ एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर्ड टू एज 9+2 अरे, इसलिए इसको 9+2 का अरेंजमेंट कहा जाता है। क्लियर? क्योंकि इसमें देखेंगे तो 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स होते हैं, रेडियली अरेंज होते हैं पेरिफेरल में, एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो 1 पेयर यानी कि 2 और 9 इधर से, तो 9+2 का अरेंजमेंट होता है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रीजेस। अब देखेंगे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो दो ब्रिज की तरह कनेक्टेड होते हैं एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। ओके, सेंट्रल शीथ जिसको कहते हैं फ्लैजेलर शीथ ही इसका नाम है। फ्लैजेलर शीथ इसको कहते हैं, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spoke. Okay, radial spoke से वो अटैच करता है। Thus, there are 9 radial spokes. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. और जितने भी peripheral doublets होते हैं वो एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है, लिंकर्स जिसको बोलते हैं, उससे वो कनेक्टेड होता है। Both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal body, जो कि मैंने पहले बताया है। और वो दोनों जो होते हैं वो सेंट्रियोल-लाइक स्ट्रक्चर से वो एराइज होते हैं, जिसको बेसल बॉडी कहा जाता है। क्लियर? तो आप यहाँ अच्छे से इस दोनों डायग्राम के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हो उसको भी पढ़ सकते हैं और वीडियो को साथ साथ सुनेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा ये। क्लियर? तो आप इसको याद करें अच्छे से। ओके, तो ये रहा आपका सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। क्लियर? अब हम लोग मूव करेंगे सेंट्रियोल की तरफ मूव करते हैं। तो सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल हम यहाँ पे देखेंगे, सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रियोल जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सिर्फ एनिमल सेल का, सिर्फ एनिमल सेल में ही ये मौजूद होते हैं, अदरवाइज किसी में नहीं होते हैं। तो सेंट्रियोल्स आर माइन्यूट सब माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ट्यूबुलर सब सिलेंडर विद अ
configuration of 9 triplet fibrils and ability to form their own duplicates, astral poles and basal bodies without having DNA and a membranous coupling. तो ये कह रहा है कि ये काफ़ी माइन्यूट सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसमें 9 ट्रिपलेट, जैसे आपने बताया 9 ट्रिपलेट होते हैं। उसमें आपने देखा फ्लैजिला एंड सीलिया में क्या देखा कि पेरीफेरी में डबलेट होते हैं, बट इसमें ट्रिपलेट कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये फाइब्रिल्स बने होते हैं। जिस तरह बेसल बॉडी में आपने देखा कि ट्रिपलेट होता है और इसी तरह इसमें भी ट्रिपलेट होते हैं। इसके पास डीएनए नहीं भी होता है, फिर भी ये इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये अपना डुप्लीकेशन कर सके। दे आर विजुअल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप बट द डिटेल्स ऑफ सेंट्रियोल स्ट्रक्चर वेयर रिवील्ड ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, बट जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। इसको डिप्लोसोम भी कहते हैं। डिप्लोसोम क्यों कहते हैं? द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इज कॉल्ड डिप्लोसोम। अगर दो पेयर एक साथ दो सेंट्रियोल होंगे तो उसको डिप्लोसोम कहते हैं। ओके, उसके बाद इसको काइनोप्लाज्म भी कहा जाता है और सेंट्रोस्फीयर भी कहते हैं। इट इज अ कॉमन स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर डिप्लोसोम इज लाइन। तो जहाँ पे एक कॉमन पार्ट होता है सेंट्रोस्फीयर, यानी कि उस स्फीयर के बीच में दोनों जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? सेंट्रोस्फीयर कहेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बोवेरी ने इसका डिस्कवरी किया था 1888 में, और जो नेम है वो बेनेडिक्ट ने दिया था सबसे पहले इसका। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोस्फीयर का स्टडी ये इन्होंने दिया था, बोवेरी ने दिया था। दे आर एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म्स, हायर जिम्नोस्पर्म, सम एल्गी एंड फंगी। तो आप देखेंगे ये एब्सेंट किस में होगा? एंजियोस्पर्म्स में नहीं होते हैं, हायर जिम्नोस्पर्म एंड सम एल्गी में। इट मीन्स ऑल जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें नहीं होता, और ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। किसका होता है? तो इसका ये कहते हैं एनिमल सेल। ओके, एनिमल सेल में ये सारे होते हैं। ओके, तो देखते हैं इसमें इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे, बस आप डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो सेंट्रोसोम is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। They are surrounded by amorphous pericentriolar materials। Pericentrial materials का मतलब समझते हैं amorphous, यानी कि किसी भी शेप का ये हो सकता है, और पेरी यानी कि पेरीफेरी में होता है। Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other in which each has an organization like the cartwheel structure। तो ये कह रहा है कि जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं आप देख रहे हैं इसका, तो इस तरह से अरेंज होता है कि कार्टव्हील आप जानते हैं जो पहले मतलब कार्ट में चला करता था, उसकी तरह ये स्ट्रक्चर बनाता है। इसके नीड में सेंट्रल रॉड आप देख रहे हैं जो कि प्रोटीन का बना होता है, जिसको हब बोलते हैं। ओके, कल ही बताया हुआ मैं कि हब उसको होते हैं, वो प्रोटीन का बना होता है, और उसके पेरीफेरी में ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट फाइब्रिल होते हैं। क्लियर? ये ट्रिपलेट फाइब्रिल का बना होता है। दे आर मेड अप ऑफ 9 स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन, और ट्यूबुलिन का ये जो प्रोटीन होता है वो ट्यूबुलिन होता है। Each of the peripheral fibril is a triplet. The adjacent triplets are also linked. The central part of the centriole is also proteinaceous and called hub. इसको hub कहते हैं, मैंने बताया। ओके, और इसमें भी बीच में स्पोक होते हैं। फाइनली आप इसका डायग्राम देख करके आप समझ सकते हैं अच्छे से कि इसमें 9 स्पोक इसमें होते हैं, बट इसमें सेंट्रली आप देख रहे हैं कि सेंट्रल में सिर्फ हब होता है, इसलिए 9+2 का एलिमेंट इसमें नहीं होता है। क्लियर? अब इसका फंक्शन अगर आप देखेंगे तो फंक्शन सेल डिवीजन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन में इसका मेन फंक्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है आपको इतना ही पढ़ना है इसमें, और इसको अच्छे से आपको याद करना है। क्लियर? तो आप इसको अच्छे से याद करें, पढ़ें और बार बार इसको रिपीट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय। Hi, good morning student. I think you are all well and enjoying my videos on my channel as Ostia Academy.
तो चलिए आज हम लोग फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स ऑफ सेल। तो जितने भी साइटोस्केलेटल होता है वो इसमें आपको पढ़ना है कि सेल के अंदर कौन से ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके कारण जो है सेल का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो कांस्टेंट बना रहता है। तो वो है